नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं नरेंद्र पांडे। 2024 के चुनावी परिणामों ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि इस बार देश की जनता ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार लोकसभा चुनावों में 303 सीटें लेकर के आई थी, उसे इस बार 272 का जादुई आंकड़ा छूना भी मुश्किल हो गया। भाजपा और उसके सहयोगी दल एनडीए को जो सबसे बड़ा धक्का लगा, वह लगा है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से। हालांकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक हिस्ट्री क्रिएट तो करेंगे ही, क्योंकि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे और ऐसे पहले गैर कांग्रेसी राजनेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद की उनकी यह जीत अधूरी ही कही जाएगी। अधूरी इसलिए कि इस बार वे पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाए हैं। उन्हें किसी न किसी राजनीतिक दल की बैसाखी का सहारा लेकर के ही आगे चलना होगा। बीजेपी का यूपी, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र को मिलाकर लगभग 60 सीटें लूज कर जाना विचारणीय है। बंगाल ने भाजपा को गच्चा तो दिया ही दिया, पर बंगाल से ज्यादा गच्चा दिया उत्तर प्रदेश ने। सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता में मोदी का विकास, योगी का बुलडोजर और भाजपा की डबल इंजन की सरकार का असर नहीं चला? क्या बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा उत्तर प्रदेश में फेल हो गया? भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोटर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? भाजपा से दलित वोटर्स दूर क्यों चले गए? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावी क्यों नहीं हो पाया? ये तमाम विषय हैं जो इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। भव्य मंदिर में हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अयोध्या में बहुत अप्रत्याशित विकास भी हुए। सड़क मार्ग, रेल मार्ग के साथ एयरपोर्ट आया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। पर्यटन से व्यापार बढ़ा। फिर उसका असर वहां की जनता में क्यों नहीं हुआ? क्यों वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव हार गया? या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी इन सारी बातों को वोट में कन्वर्ट करने में फेल क्यों हो गई? बात केवल अयोध्या की ही क्यों हो? बात तो वाराणसी की भी होनी चाहिए ना, जहां इतने डेवलपमेंट होने के बाद, काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनाने के बाद भी मोदी को बनारस में खुद कम वोट क्यों मिलते हैं? प्रश्न तो उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया नारा एनडीए अब की बार 400 पार और भाजपा 370 क्यों नहीं चला? भाजपा का अपने दम पे तीसरी बार सरकार बनाने का सपना टूट क्यों गया? वह जनता जिसने 2019 के चुनाव में एक दल को स्पष्ट बहुमत दिया था, फिर उसने पुनः गठबंधन की सरकार क्यों चुन ली? एनालिसिस इस पर भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कारगर क्यों नहीं हुआ? क्यों बीजेपी को जनता ने उतना समर्थन नहीं दिया जितने की वह बात करते थे? सबसे बड़े लाभार्थी समूह की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत के लिए क्यों तरस गई? एक असर जो मुझे दिखाई पड़ता है वह यह है कि मोदी और भाजपा की बहुदलीय राजनीतिक पार्टी की प्रथा को खत्म करने की बात, जैसा कि पूर्व में कई बार कयास लगाए जाते थे कि क्षेत्रीय दल का वर्चस्व आने वाले समय में कम हो जाएगा और गठबंधन की राजनीति का भी अंत हो जाएगा, शायद एक कारण बना हो। अब प्रश्न सामने आएगा कि देश की राजनीति किस ओर अग्रसर होगी। यह कांग्रेस के लिए भी 10वां चुनाव था जब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जनादेश से स्पष्ट हो रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का दखल एक बार पुनः केंद्र की राजनीति में बढ़ जाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होते हैं, तो तेलुगु देशम पार्टी आंध्रा की और बिहार की जनता दल यू के ऊपर उसे निर्भर होना होगा। उनके बार्गेनिंग पर आगामी सरकार का स्थायित्व निर्भर करेगा। सरकार की मजबूती बीजेपी पर कम, उनके सहयोगियों पर ज्यादा निर्भर होगी। अब इसका असर यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े कदम उठाना चाहती थी, अब वो नहीं उठा पाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के उसके मिशन पे ग्रहण लग जाएगा। एनआरसी और यूसीसी जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में जा सकते हैं। मैंडेट को देखकर मुझे लगता है कि मोदी की तमाम विकास और कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा देश में चल नहीं पाया। उनकी तमाम वेलफेयर स्कीम के बावजूद जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया।
इसका तो केवल एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि जैसे जैसे लाभार्थियों को लाभ मिलता गया, उनकी अपेक्षाएं बढ़ती गई और उस महत्वाकांक्षा से कदम ताल मिलाना भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया। लगता है जाति के आगे हिंदुत्व का मुद्दा फेल हो गया, विकास के आगे आरक्षण का मुद्दा जीत गया। मोदी के 400 पार के नारे के कैंपेन के जवाब में विपक्ष का आरक्षण खत्म करने का जवाब जनता को कुछ ज्यादा ही प्रभावित कर गया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग बनाने में भी शायद फेल रही, जैसा कि बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को सामने रखकर उसने चुनाव लड़ा। यूपी में मुस्लिम सपा के साथ और दलित कांग्रेस के साथ चले गए। यहां एक बात और स्पष्ट होती है कि नरेंद्र मोदी ने जो सभी जातियों को जोड़ करके हिंदू बनाया था, अखिलेश यादव ने एक झटके में सभी को तोड़कर पुनः जाति में बदल दिया। मुझे एक बात और समझ में आती है, वह यह है कि बीजेपी एक प्रकार से कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में भी चली गई थी। उन्हें लगता था कि मोदी के नाम पर यदि किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वह जीत जाएगा, जनता उसे वोट जरूर देगी। लोगों को लगा कि मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे, इसलिए उनके उम्मीदवार के चयन में भी काफी लापरवाही बरती गई, जिसका असर इस चुनाव में जनादेश के रूप में भाजपा को दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल का बयान भी याद करिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि मोदी पुनः पीएम बनते हैं तो वह उत्तर प्रदेश से योगी को सीएम पद से हटा देंगे। और भाजपा के नेताओं द्वारा, उनके सोशल मीडिया टीम के द्वारा इस बात का खंडन नहीं किया गया, जिसका एक असर का कारण हो सकता है। खास करके पूर्वांचल के क्षेत्रों में 5 चरण के चुनाव के पश्चात यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यह बयान देते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय लेने में सक्षम है, उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की आवश्यकता नहीं है, शायद इसका जनता के बीच में यह संदेश गया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ सीरियस डिफरेंसेस चल रहे हैं। इसलिए कदाचित आरएसएस के वे कार्यकर्ता, वे वर्कर जो घर घर से वोटरों को निकाल कर लाया करते थे पोलिंग बूथ तक, वे उतने सक्रिय नहीं हो पाए होंगे। वैसे पूर्व में भी गाहे बगाहे संघ कार्यालय से ये खबरें आती रही हैं कि मोदी अब संघ की पसंद नहीं रहे। एक बात गौर करिएगा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वे संघ कार्यालय गए ही नहीं। हालांकि मोदी संघ के ही प्रोडक्ट रहे हैं। इस चुनाव में लगभग 2 करोड़ नए वोटर्स आए, जिनकी उम्र 18 साल से 22 साल के बीच की थी। भारतीय जनता पार्टी उन वोटरों को यह बतलाने में भी शायद नाकामयाब रही कि 10 वर्ष पूर्व यूपी, बिहार और भारत की स्थिति कैसी थी, कैसे आतंकवाद हुआ करता था, कैसे कहीं भी गाड़ियों में कभी भी कहीं भी बम फूट जाया करता था, कैसे महिलाओं का, बच्चों को शाम को घर से निकलना दूभर हो जाता था, वह अकेले कहीं बाजार तक भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि जो आज 18 साल का वोटर है, उस समय उसकी उम्र महज 8 वर्ष की रही होगी। उसने यह सब चीजें देखी नहीं थी, बस बुजुर्गों से सुनी थी। ये बातें उसके जहन में कब तक याद रहती। रिजल्ट संकेत दे रहे हैं कि भारत में केवल विकास की राजनीति से चुनाव नहीं जीता जा सकता। याद रखें, अटल जी की सरकार में भी इंडिया शाइनिंग का नारा चलाया गया था, जिसका रिजल्ट बुरा ही आया था। भारत की राजनीति में विकास और हिंदुत्व नहीं, सोशल इंजीनियरिंग चलती है भाई। यह बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए। भारत का मतदाता सेंटीमेंट के साथ जाता है, भावनाओं से निर्णय लेता है। भाजपा ने भी तो कभी राम के नाम पर खेला था, इस बार इंडिया गठबंधन ने आरक्षण पर खेला कर दिया। भाजपा को समझना होगा कि भारत में सभी जातियों केवल एक हिंदुत्व की छतरी में बांध कर रखना संभव नहीं है। अब तो प्रश्न यह भी खड़ा हो रहा है कि यह जो वोट पड़े हैं, वह मोदी के नाम पर पड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, और अगर बनते हैं तो कितने समय तक बनेंगे। क्या संघ अब किसी नए चेहरे की तलाश कर रहा है? इस चुनाव में भाजपा के लिए यदि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों की गिनती की जाए तो मध्य प्रदेश का नाम अग्रणी रहेगा, और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जिन्होंने 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी है। तो अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान की केंद्र में क्या भूमिका होगी? क्या उन्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, जिसकी गाहे बिगाहे चर्चा होती रही है? संघ और भाजपा के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले दल की पसंद
गडकरी का आने वाले समय में कद क्या होगा? बात तो 11 में से 10 लोकसभा सीटें जीत कर देने वाले छत्तीसगढ़ की भी होनी चाहिए। और जब छत्तीसगढ़ की चर्चा होगी तो 7 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री और वर्तमान में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले प्रथम 10 कैंडिडेटों में शुमार बृजमोहन अग्रवाल की भी होगी कि दिल्ली के केंद्रीय राजनीति में उन्हें क्या दायित्व मिलता है। देखना होगा कि मोदी अपनी साख कैसे बचाते हैं। 2024 को बनती लगड़ी सरकार को बैसाखी के साथ चलाते हैं या फिर उसे किसी ऑपरेशन के द्वारा पूर्ण कर लेते हैं, जिसमें मोदी और शाह को माहिर माना जाता है। बात कांग्रेस के परफॉर्मेंस की भी होगी, तो इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई। कंटेंट पसंद आया हो तो थोड़ा सा लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। नमस्कार।